हेलो स्टूडेंट्स। आज इस वीडियो से मैं आपको नया चैप्टर स्टार्ट कराऊंगी, कार्बन एवं उसके यौगिक। कार्बन जो है एक अधातु है। कक्षा 9 में आपने धातु अधातु मतलब कि तत्वों के बारे में पढ़ा है मेनली, कि कुछ तत्व यौगिक मिश्रण ये सब जब आपने पढ़ा तो आपने जाना कि कुछ तत्व ऐसे होते हैं जिन्हें धातु कहा जाता है और वो धातुओं के गुण प्रदर्शित करते हैं, और कुछ दूसरे तत्व जो धातुओं से अलग गुण प्रदर्शित करते हैं उन्हें अधातु कहा जाता है। और कुछ तत्व ऐसे भी होते हैं जो जिनमें कुछ गुण तो धातुओं के होते हैं और कुछ गुण अधातुओं के होते हैं। ऐसे तत्वों को उपधातु कहा जाता है। तो जो कार्बन है वो एक अधातु है। कार्बन भी एक तत्व है और ये अधातु है, और प्रकृति में ये बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। अगर आप अपने घर में किसी भी वस्तु पर नज़र डालेंगे, आप किसी भी वस्तु का मतलब है कि कोई भी वस्तु जिस पदार्थ की बनी है, आप अगर सोचें जैसा कि ये क्रियाकलाप में दिया हुआ है कि आप अपने घर में या स्कूल में या कहीं पर भी कोई भी वस्तुओं का यूज़ करते हैं, आप उन वस्तुओं की लिस्ट बनाइए। फिर आप देखिए कि ये किन पदार्थों से बनी हुई है। जैसे कोई चीज़ लकड़ी की बनी है, कोई वस्तु जो है वो स्टील की बनी है, कोई वस्तु है वो कांच की बनी है, कोई वस्तु जैसे कपड़े हैं, कपड़े कॉटन के बने हैं या जूट के बने हैं या किसी भी चीज़ के बने हैं। अगर आप ये लिस्ट बनाएंगे और फिर आप देखेंगे कि ये किससे बने हैं, आपको पता नहीं चलता है तो आप अपनी टीचर से पूछ सकते हैं, आप मेरे से पूछ सकते हैं कि इन इनके अंदर इन पदार्थों में जिन पदार्थों से हमारी ये वस्तुएं बनी हैं, उन पदार्थों में कौन कौन से तत्व विद्यमान हैं, या फिर हम ये कहें कि उनमें क्या कार्बन है या नहीं है। तो आप ये पाएंगे कि ज़्यादातर वस्तुएं जो हम अपने घरों में यूज़ करते हैं वो ऐसे पदार्थ से बनी हैं जिसमें कार्बन होता है। जैसे लकड़ी में कार्बन होता है, कपड़ों में भी कार्बन होता है। जो कपड़ों के रेशे हैं, अ, कपास है या जूट है, इनमें भी कार्बन होता है। जो भी वस्तु हम खाते हैं, खाने में जो भी हम खाते हैं, पौधों से हम प्राप्त करते हैं अपने खाने की वस्तुएं, भोजन जो है हमारा पौधों से मिलता है या जंतुओं से भी मिलता है। उन सब में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा ये सब होता है। और इन सभी पोषक तत्वों के अंदर, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट है, चाहे वो वसा है, चाहे प्रोटीन है या विटामिन है, इनके अंदर कार्बन उपस्थित होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कार्बन हमारी दैनिक जीवन में उपयोग होने वाली लगभग हर वस्तु का एक मुख्य हिस्सा है। ओके, कार्बन जो है वो हमारे दैनिक जीवन में प्रयोग होने वाली जितनी भी वस्तुएं हम दैनिक जीवन में यूज़ करते हैं, उनमें से अधिकतर का एक मुख्य भाग है कार्बन। इसलिए कार्बन के बारे में पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अब आप ये सोचेंगे कि हमने धातुओं और अधातुओं के बारे में पढ़ा, हमने अम्ल, क्षारक और लवण के बारे में पढ़ा। तो तत्व तो हमारे पास कुल 118 तत्व हैं प्रकृति में। जो हमारे पास हमें जो जानकारी है तत्वों की, कुल 118 तत्व जो हैं अब तक या तो खोजे जा चुके हैं इनमें से ज़्यादातर, या कुछ तत्व ऐसे हैं जो कि प्रयोगशाला में वैज्ञानिकों ने बनाए हैं। तो कुल संख्या जो है उनकी वो है 118। उन 118 में से हम सिर्फ कार्बन को ही अलग से क्यों पढ़ रहे हैं? कार्बन जो है इसके ऊपर पूरा एक अध्याय क्यों बनाया गया है? ऐसा क्या खास है कार्बन में कि 118 में से अकेले कार्बन को ही हम अलग पढ़ रहे हैं? क्योंकि आपको विश्वास नहीं होगा ये जानकर कि जो कार्बन को हटाने के बाद जो 117 तत्व बचते हैं, ये मिलकर भी उतने यौगिक नहीं बनाते हैं जितने अकेला कार्बन बनाता है। आप जानते हैं यौगिकों के बारे में, यौगिक क्या होते हैं? तो 117 तत्व मिलकर उतने यौगिक नहीं बनाते हैं, या हम ये कहें कि 117 तत्वों के जितने भी यौगिक हैं उनसे भी ज़्यादा यौगिक अकेले कार्बन के हैं। तो जब कार्बन प्रकृति में इतना ज़्यादा फैला हुआ है हर जगह पर कि जहाँ भी हम देखेंगे कार्बन के ही यौगिक मिलते हैं, तो कार्बन को थोड़ी सी इम्पोर्टेंस देना तो बनता ही है। तो हमें कार्बन को अलग से पढ़ना होगा, अलग से समझना होगा कि क्यों ऐसा है, कि ये इतने सारे यौगिक क्यों बनाता है, बाकी सब इतने नहीं बनाते हैं तो अकेला कार्बन इतने यौगिक कैसे बना लेता है। और इसके यौगिकों के या कार्बन के गुण धर्म जो है
उन सब के बारे में हम जानेंगे इस चैप्टर में। तो इसलिए कार्बन और उसके यौगिकों के बारे में हम अलग से पढ़ रहे हैं। और एक थोड़ा सा आपको एक और इसके बारे में बताती हूँ कि कार्बन जो है और उसके यौगिक जो है साइंस के विज्ञान का में जैसे कि 3 भाग होते हैं, रसायन शास्त्र, एक है रसायन शास्त्र, एक है भौतिक शास्त्र और एक है जीव शास्त्र या जीव विज्ञान। भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान। तो रसायन विज्ञान में हम तत्वों के बारे में पढ़ते हैं। तो कार्बन और उसके यौगिक रसायन विज्ञान का एक पार्ट कार्बन और उसके यौगिक के बारे में है पूरा, जिसको कि कार्बनिक रसायन विज्ञान कहते हैं। कार्बनिक रसायन विज्ञान। और जो बाकी तत्व हैं उनके बारे में जो पूरी स्टडी है रसायन विज्ञान में, वो अलग हिस्सा है जिसे अकार्बनिक रसायन विज्ञान कहते हैं। तो कार्बन और उसके यौगिक जो है उनकी पूरी स्टडी को कार्बनिक रसायन विज्ञान से नाम दिया गया है। तो रसायन विज्ञान का एक हिस्सा कार्बन और उसके यौगिक से बनाया गया है कार्बनिक रसायन विज्ञान के नाम से। एक और भी होता है और रसायन विज्ञान का एक और पार्ट होता है, तो हमें उसका नहीं करना, हमें सिर्फ ये जो, क्योंकि मैं आपको कार्बन के बारे में पढ़ा रही हूँ इसलिए मैंने सोचा कि आपको थोड़ी सी एक्स्ट्रा जानकारी होनी चाहिए कि नाम से ही है जैसे कार्बनिक, इसका मतलब है कि कार्बन के बारे में है और उसके यौगिकों के बारे में है। ओके, तो मैंने आपको बताया कि कार्बन जो है हमारी प्रकृति में इतने ज़्यादा पाया जाता है, लगभग हर वस्तु में कार्बन पाया जाता है। और कार्बन इतने ज़्यादा यौगिक बनाता है जितने कि पूरे 117 तत्व मिलकर भी नहीं बनाते हैं। इसलिए कार्बन और उसके यौगिकों को रसायन विज्ञान के एक अलग हिस्से में पढ़ा जाता है जिसे कार्बनिक रसायन विज्ञान कहते हैं। ओके, तो अब हम देखते हैं, ये देखिए ये भी बताया इसमें कि हम अगर कोई एक लिस्ट बनाते हैं, जो भी चीज़ें हम यूज़ करते हैं, चाहे वो भोजन, कपड़े, दवाइयाँ, पुस्तकें या और वस्तुएं, ये सभी कार्बन पर आधारित होती हैं। इसके अलावा हम सब भी, सभी सजीव संरचनाएं, मतलब मनुष्य तो है ही है, इसके अलावा जो भी सजीव हैं, जो भी जीव जंतु हैं, वो सब भी कार्बन पर आधारित है। हमारी हड्डियों में कार्बन होता है। ओके, और जो भी हम खाना अंदर हमारी पूरे शरीर में कार्बोहाइड्रेट्स हैं, वसा है, मांसपेशियां हैं, चाहे वो हमारे बाल हैं, कोई भी चीज़ है, उन सब में भी कार्बन होता है। भूपर्पटी यानी कि पृथ्वी के अंदर तथा वायुमंडल में कार्बन किस रूप में मिलता है? कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में। और भूपर्पटी जमीन के अंदर जो बाकी के तत्व हैं उनके यौगिकों के रूप में, उनके साथ यौगिक बनाकर कार्बन मिलता है, जैसे कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट, जैसे सोडियम कार्बोनेट। ये भूपर्पटी में मिल रहा है तो इसमें कार्बन है, ये सोडियम का यौगिक है, इसमें कार्बन है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसमें भी कार्बन है, ये भी सोडियम का यौगिक है। ये तो मैं आपको सिर्फ सोडियम के यौगिक के एग्जाम्पल दिए हैं। इसके अलावा दूसरी धातुओं के भी यौगिक जो हैं कार्बन के साथ कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट के रूप में पृथ्वी के अंदर मिलते हैं। कोयला तो कार्बन का ही बना हुआ है मेनली। पेट्रोलियम, इन सब में भी कार्बन काफ़ी ज़्यादा है। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इतना कुछ हम कार्बन के बारे में देख रहे हैं, कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट, कोयला और पेट्रोलियम, जितना भी प्रकृति में टोटल कार्बन है ना, उसका सिर्फ 0.02% इन रूपों में पाया जाता है। कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट, कोयला और पेट्रोलियम। वायुमंडल में 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड है। प्रकृति में इतनी अल्प मात्रा में कार्बन होने के बावजूद कार्बन का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड सिर्फ 0.03% मिलती है। बाकी का हिस्सा जो है, बाकी सारी गैसें हैं या जलवाष्प हैं। पृथ्वी के अंदर जितने भी खनिज मिलते हैं उन सब में अगर हम टोटल निकाल लें कि टोटल कार्बन कितना है सभी खनिजों के अंदर, सभी धातु और धातुओं का जो पार्ट है वो 0.02% है। तो प्रकृति में टोटल कितना हो गया? 0.05% कार्बन हो गया। इतना कम होने के बाद भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण है।
तो अब हम कार्बन के गुणों का अध्ययन करेंगे जिनके कारण कार्बन इतना महत्वपूर्ण है, क्यों हम कार्बन को एक अलग चैप्टर में पढ़ रहे हैं, अलग लेसन में पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कार्बन में आबंधन। कार्बन में सहसंयोजी आबंध अपने यौगिकों के साथ ही बनाता है। तो आयनिक यौगिकों के बारे में आप पढ़ चुके हैं। आपने जब धातुओं के बारे में पढ़ा था, अधातुओं के बारे में पढ़ा था, तो आपने जाना था कि धातु और अधातु जब आपस में अभिक्रिया करते हैं तो उनके बीच में आयनिक आबंध बनता है, और आयनिक आबंध बनता है और ऐसे यौगिक आयनिक यौगिक कहलाते हैं। लेकिन जो कार्बन है वो अधातु है और ये अपने यौगिकों में सहसंयोजी आबंध बनाता है, जो कि एक दूसरी तरह का आबंध है। आयनिक आबंध तो बनता है आयन के बीच में। आयनिक आबंध जैसे हमने सोडियम क्लोराइड के बारे में हम देखते हैं। सोडियम जो है जब एक इलेक्ट्रॉन दे देता है, इसके पास 11 है इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन ये छोड़ देता है तो ये सोडियम धन आयन बन जाता है। और क्लोरीन तो इसके पास रह गए 10 इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन के पास 17 इलेक्ट्रॉन है। अगर ये वाला इलेक्ट्रॉन क्लोरीन ले ले तो इसके पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गया और ये बन जाता है क्लोरीन ऋण आयन। तो ये जो धन आयन और ऋण आयन है ये आपस में एक दूसरे के साथ बंध जाते हैं आकर्षण के कारण। धन धन आवेश और ऋण आवेश जो है एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, जिसके कारण ये साथ बहुत मजबूती के साथ रहते हैं मिलकर, और ऐसे यौगिक को आयनिक यौगिक कहते हैं। और इन आयन के बीच में जो आबंध बना है उसे आयनिक आबंध कहते हैं। अब सहसंयोजी आबंध क्या है? सहसंयोजी आबंध है जब मान लो कि कुल 2 क्लोरीन के परमाणु हैं। क्लोरीन का परमाणु क्रमांक है 17। एक क्लोरीन जो है उसका अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखूं 2 8 7, पहले कक्ष में के में 2, एल में 8 और एम में 7, तो इसको अपना अष्टक पूरा करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। और दूसरा क्लोरीन ये भी बिल्कुल ऐसा ही होगा, 2 8 7, क्योंकि दोनों क्लोरीन है, इसको भी एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। अब ना तो ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको देगा, ना ही ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको देगा। तो आबंध कैसे बना इसमें? क्योंकि हमें तो पता है Cl2 क्लोरीन जो है वो इस गैस के रूप में मिलता है, Cl2 गैस के रूप में मिलता है। तो इनमें आबंध कैसे बना, 2 क्लोरीन आपस में कैसे जुड़े? तो ये जो दोनों क्लोरीन है ये क्या करते हैं, ये जैसे मैंने अगर 7 इलेक्ट्रॉन इसके दिखाए, ये अंतिम कोश वाले 7 इलेक्ट्रॉन मैं यहाँ दिखा रही हूँ दोनों के पास ही, ये क्या करते हैं, ये दोनों आपस में एक समझौता कर लेते हैं और क्या कहते हैं कि भाई भाई मैं तेरे को अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर करवाऊंगा और बदले में तुझे भी मेरे को एक अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करवाना पड़ेगा। तो ये जो क्लोरीन है, ये वाला क्लोरीन, ये अपना ये इलेक्ट्रॉन इसको शेयर करवा देता है, देगा नहीं, सिर्फ शेयर करवाएगा, साझेदारी में दे देगा। और ऐसे ही ये वाला क्लोरीन अपना ये इलेक्ट्रॉन इसको शेयर करवा देगा। तो दोनों में साझेदारी हो गई, एक दोनों अपना एक एक इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को शेयर करवाएंगे, साझेदारी करेंगे उसकी, जिससे इन दोनों के बीच में कोई एक जोड़ बन जाएगा। अगर आप 2 दोस्त हैं मिलकर कोई काम करते हैं, दोनों 2 काम है, दोनों नहीं कर सकते उनको, एक को एक काम अच्छे से आता है और दूसरे को दूसरा काम अच्छे से आता है, तो दोनों क्या करते हैं, साझेदारी करते हैं, भैया तू मेरे लिए ये काम करती है और मैं तेरे लिए ये काम कर दूंगा। उसके कारण आप दोनों एक दूसरे से जुड़े रहोगे, दोनों एक दूसरे पर निर्भर हो गए। ऐसे ही ये दोनों क्लोरीन के परमाणु जो हैं ये एक दूसरे पर निर्भर हो गए और इसके निर्भरता के कारण इनके बीच में एक जुड़ाव आ गया, एक जोड़ आ गया, जिसको कि सहसंयोजी आबंध कहते हैं। ये दोनों के सहयोग के कारण ही बनेगा, इसलिए सहसंयोजी आबंध। इस तरह का आबंध कार्बन अपने यौगिकों में बनाता है। तो इसको मैं और आपको डिटेल में करवाऊंगी। पहले मुझे आपको सहसंयोजी आबंध का मतलब समझाना था कि ये आबंध कैसा होता है। तो मैंने आपको आयनिक आबंध भी दोबारा से बता दिया है, वो इसलिए बताया ताकि आपको पता चल जाए दोनों में क्या डिफरेंस है, आयनिक आबंध क्या होता है और सहसंयोजी आबंध क्या होता है।
तो सहसंयोजी आबंध कैसे बनता है? इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से, जबकि आयनिक आबंध बनता है इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान से। एक तत्व, एक परमाणु अपना इलेक्ट्रॉन देता है और दूसरा उस इलेक्ट्रॉन को लेता है। वहाँ पर क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन जो है एक परमाणु से पूरा का पूरा अलग हो गया, उसके पास बिल्कुल नहीं रहा। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर किसी ने अपना इलेक्ट्रॉन दूसरे को पूरी तरह से नहीं दिया है, सिर्फ उसको उसकी शेयरिंग करी है, उसके साथ साझेदारी करी है। अभी भी वो उसका उसके पास ही रहेगा, दूसरा सिर्फ उसको शेयर करेगा कुछ टाइम के लिए। ये है सहसंयोजी आबंध। तो हमने आयनिक यौगिकों के गुणधर्म भी वहाँ पर पढ़े थे, और हमने पढ़ा था कि जो आयनिक यौगिक होते हैं इनके क्वथनांक और गलनांक बहुत उच्च होते हैं। बहुत ऊंचे तापमान पर ये पिघलते हैं या बहुत ऊंचे तापमान पर ये उबलते हैं। और दूसरा हमने ये भी पढ़ा था कि ये गलित अवस्था में विद्युत चालन करते हैं। मतलब अगर हम इनको पिघला दें, जैसे कि सोडियम क्लोराइड है, आप इसको या तो पिघली हुई अवस्था में ले लो, पिघली हुई मतलब गलित अवस्था, गला दिया आपने उसको, या आप इसका जलीय विलयन ले लो। ये आयनिक यौगिक है, आप इसका जलीय विलयन ले लो या पिघली हुई अवस्था में ले लो, ये दोनों ही अवस्थाओं में विद्युत का चालन करेगा। ये विद्युत का सुचालक होगा, इसमें से विद्युत धारा प्रवाहित हो जाएगी, इसकी पिघली हुई अवस्था में से या इसके जलीय विलयन में से। तो हमने ये आयनिक यौगिकों के गुणधर्म हम ये पढ़ चुके हैं। आपको ये याद होने चाहिए कि आयनिक यौगिकों के जो जो आबंध है, इनका आयनिक आबंध वो बहुत ही मजबूत आबंध होता है। और ये यौगिक जो हैं इनके क्वथनांक और गलनांक बहुत उच्च होते हैं, तथा ये पिघली हुई अवस्था में और अपने जलीय विलयन में विद्युत का चालन करते हैं। ओके। लेकिन कार्बन क्योंकि सहसंयोजी आबंध बना रहा है, इसलिए इसके यौगिक विद्युत चालक नहीं होते हैं। ये विद्युत का चालन नहीं करेंगे, ना ही पिघली हुई अवस्था में, ना ही अपने जलीय विलयन में। और इनके क्वथनांक और गलनांक बहुत कम होते हैं। कार्बन के यौगिक, ये कार्बन के यौगिक दिए हुए हैं, इनके गलनांक और क्वथनांक आप देखो कितने कम हैं। 290 डिग्री केल्विन पर तो ये गल जाता है, पिघल जाता है। 290 डिग्री सेल्सियस तो हमारा सर्दियों में जाकर इतना तापमान होता है। 290 डिग्री केल्विन, 290 डिग्री केल्विन का मतलब है सिर्फ 17 डिग्री सेल्सियस, और सर्दियों में ये इतना तापमान होता है 17 डिग्री सेल्सियस। तो ज़्यादा सर्दी में और भी कम हो जाता है, लेकिन और इतने तापमान पर ये पिघल जाता है। गर्मियों में तो ये आपको पिघली हुई अवस्था में ही मिलेगा। और उबलने का है इसका 391 डिग्री केल्विन पर। जो जल होता है, जल 373 डिग्री केल्विन पर उबलता है, जबकि एसिटिक अम्ल जो है, एसिटिक एसिड जो है वो 351 डिग्री केल्विन पर उबलता है। तो आप ये देख रहे हैं कि मतलब इतना तापमान तो हम गर्म करके भी आराम से प्राप्त कर सकते हैं। तो आयनिक यौगिकों से सहसंयोजी यौगिक जो होते हैं उनके गुणधर्म बिल्कुल अलग होते हैं। क्योंकि आपको ये ध्यान रखना है कि जो आयनिक आबंध होता है ये बहुत अधिक मजबूत होता है। किससे? बहुत मजबूत है ये। लेकिन जो सहसंयोजी आबंध है ये उतना मजबूत नहीं है। सहसंयोजी आबंध उतना मजबूत नहीं है जितना कि आयनिक आबंध मजबूत है। इसी कारण से जो इनके गुण धर्मों में फ़र्क आ जाता है, अंतर आ जाता है इतना। तो हमने क्या पढ़ा कि कार्बन यौगिक जो है वो विद्युत के अच्छे चालक नहीं हैं। इन यौगिकों के गलनांक और क्वथनांक आयनिक यौगिकों की तुलना में बहुत कम है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इन परमाणुओं के बीच प्रबल आकर्षण बल नहीं है, क्योंकि अधिकांशतः ये यौगिक विद्युत के चालक होते हैं, विद्युत के कुचालक होते हैं। तो हमने अभी पढ़ा कि ये विद्युत के कुचालक हैं। तो इसका मतलब है कि हम इससे इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि इन यौगिकों के आबंधन से किसी आयन की उत्पत्ति नहीं होती। इन यौगिकों के आबंधन से किसी आयन की उत्पत्ति नहीं होती है। सहसंयोजी आबंध में कोई भी आयन सम्मिलित नहीं है, इसीलिए इनके बीच का आकर्षण बल कम है, और जिसके कारण इनके गलनांक क्वथनांक जो है वो कम है,
और ये विद्युत के अच्छे चालक इसलिए नहीं है क्योंकि इनमें कोई भी आवेशित कण नहीं मिलेगा आपको। अगर आवेशित कण होता तो ये विद्युत के चालक होते आयन की तरह, आयनिक यौगिकों की तरह, लेकिन क्योंकि इनमें कोई आवेशित कण या फिर कोई आयन नहीं है इसलिए ये विद्युत के अच्छे चालक नहीं है। इसके बाद हम बात करते हैं संयोजन क्षमता की। संयोजन क्षमता क्या होती है किसी भी तत्व की, उसकी किसी दूसरे परमाणु के साथ, उस तत्व के परमाणु की किसी दूसरे तत्व के परमाणु के साथ अभिक्रिया करने की या रासायनिक आबंध बनाने की या रासायनिक यौगिक बनाने की जो क्षमता होती है वो किसी भी तत्व की संयोजन क्षमता होती है। अब संयोजकता इलेक्ट्रॉन जो संयोजन क्षमता है और संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, ये हम देखते हैं कार्बन की क्या है। तो कार्बन का जो परमाणु क्रमांक है वो है 6। मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज करवा देती हूँ संयोजकता क्या होती है और संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है। कार्बन का परमाणु विन्यास ये है, परमाणु क्रमांक ये है। हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का मतलब होता है कि भिन्न भिन्न कक्षों में कितने कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे। तो पहला कक्ष होता है के, उसमें जाते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं जाते हैं उसमें। बाकी बच गए 4 इलेक्ट्रॉन, वो जाएंगे अगले वाले में जिसको कि एल कहते हैं। अब के में 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकते हैं, एल में 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकते हैं। अब क्योंकि इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन जब के में चले गए तो 6 में से बाकी कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 4, वो जाएंगे एल में। तो इसका अंतिम कक्ष कौन सा हो गया कार्बन का? कार्बन का अंतिम कक्ष हो गया ये एल, और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 4। आपको ये बात ध्यान से आप समझ लो जो मैं आपको समझा रही हूँ संयोजकता के बारे में। दोबारा से मैं आपको बता रही हूँ कि कोई भी, मैं आपको कार्बन नहीं कोई दूसरा परमाणु लेकर बताती हूँ, जैसे कि सोडियम है। सोडियम का परमाणु क्रमांक है 11। इसके हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं। दोबारा से बता रही हूँ आपको, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का मतलब है भिन्न भिन्न कक्षों में इलेक्ट्रॉन कितने कितने आएंगे। पहला कक्ष है के, उसमें 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं जाते और जब तक ये नहीं भरेगा तब तक इलेक्ट्रॉन अगले कक्ष में भी नहीं जाएंगे। के में 2 इलेक्ट्रॉन चले गए। अगला कक्ष है एल, इसमें 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं जाते हैं। तो 2 इलेक्ट्रॉन इसमें गए तो 11 में से 2 गए, 9 बच गए। इसमें तो सिर्फ 8 ही जा सकते हैं, 8 चले गए। अब एक बच गया, वो जाएगा अगले कक्ष में जिसका नाम है एम। तो आपको ये याद रखना है कि जो ये अंतिम कक्ष होता है इसके अंदर इलेक्ट्रॉनों की संख्या से हमें इस तत्व की संयोजकता का पता चलता है, इसकी संयोजन क्षमता का पता चलता है। किसी भी परमाणु के अंतिम कोश में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी संख्या से उस परमाणु की संयोजकता डिसाइड होती है, उसका पता चलता है कि उसकी संयोजकता या संयोजन क्षमता क्या होगी। और अंतिम कक्ष को बोलते हैं संयोजकता कक्ष। अंतिम कक्ष को संयोजकता कक्ष कहते हैं और इसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को संयोजकता इलेक्ट्रॉन कहते हैं। इलेक्ट्रॉन को पूरा ना लिख के मैंने सिर्फ ई माइनस से लिख दिया है। आपको समझ जाना चाहिए कि अंतिम कक्ष को संयोजकता कक्ष कहते हैं और उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को संयोजकता इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो सोडियम में कितने संयोजकता इलेक्ट्रॉन है? सिर्फ 1। अब मैं ऐसे ही कार्बन का लिख रही हूँ। कार्बन का परमाणु क्रमांक है 6। पहले कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन, बस समाप्त हो गए। इलेक्ट्रॉन 6 ही थे टोटल। तो अंतिम कोश कौन सा है? एल। और संयोजकता इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसके? 4। तो आपको ये ध्यान रखना है कि संयोजकता इलेक्ट्रॉन क्या है? अंतिम कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है, अंतिम कक्षीय इलेक्ट्रॉन संयोजकता इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। अगर अंतिम कक्ष में 1 इलेक्ट्रॉन है तो उस परमाणु के पास सिर्फ 1 संयोजकता इलेक्ट्रॉन है। अगर अंतिम कक्ष में 4 है तो उस परमाणु के पास 4 संयोजकता इलेक्ट्रॉन है। किसी के पास 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। अब संयोजकता कैसे पता चलती है? इससे
संयोजकता है क्या? कि ये दूसरे के साथ, दूसरे परमाणु के साथ आबंध बनाएगा या नहीं बनाएगा, अगर बनाएगा तो कितने बनाएगा या कैसे बनाएगा। तो संयोजकता, इलेक्ट्रॉन जो है, हर परमाणु ये चाहता है कि उसके अंतिम कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए, क्योंकि अगर किसी परमाणु के अंतिम कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन है तो उस स्थिति में वो बहुत ही मजबूत हो जाएगा, वो परमाणु बहुत मजबूत हो जाएगा, बहुत मजबूत स्थिति में आ जाएगा। तो वो चाहता है कि किसी ना किसी तरह से मेरे अंतिम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएं। तो 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए वो दो तरीके अपना सकता है, या तो इलेक्ट्रॉन को छोड़ दे या ले ले, पहला तरीका। 3 कह देते हैं हम। पहला तरीका कि वो या तो इलेक्ट्रॉनों को छोड़ दे ताकि उसके अंतिम कक्ष में 8 हो जाए। दूसरा, या तो वो किसी से इलेक्ट्रॉन ले ले ताकि उसके अंतिम कक्ष में 8 हो जाए। तीसरा, वो किसी के साथ इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर ले, जैसे क्लोरीन ने किया था। एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करके दूसरे क्लोरीन के साथ, दोनों क्लोरीन के अंतिम कोश में 8-8 इलेक्ट्रॉन हो गए थे। अब जो सोडियम है, इसको अंतिम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए, अगर अंतिम कोश है एम, अंतिम कक्षा है एम, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने के लिए इसको 7 और इलेक्ट्रॉन चाहिए। 7 इलेक्ट्रॉन लेना बहुत मुश्किल है। तो ये क्या करता है, ये एक इलेक्ट्रॉन ये कहता है कि कोई बात नहीं, मुझे तो जो है मजबूत स्थिति में जाना है, उसके लिए मैं अपना एक इलेक्ट्रॉन दे सकता हूँ, इसलिए ये अपना एक इलेक्ट्रॉन छोड़ देता है। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन छोड़ना ज़्यादा आसान है, लेने वाला भी मिल जाएगा, लेकिन इसको 7 देने वाला कौन कौन देगा? 7 इलेक्ट्रॉन कोई भी नहीं देगा। ठीक है। अब कार्बन जो है, कार्बन को के अंतिम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन हैं। इसको अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए, अंतिम कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए 4 और इलेक्ट्रॉन चाहिए। या तो ये 4 इलेक्ट्रॉन छोड़ दे और जिससे इसका पहले वाला कोश भरा हुआ हो जाएगा पूरा। पहले कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, 2 से ज़्यादा आ ही नहीं सकते। तो जो हम कह रहे हैं ना कि अंतिम कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तो वो पहले कक्ष के लिए नहीं है, क्योंकि पहले में तो 8 आ ही नहीं सकते हैं। तो कार्बन क्या करे, कार्बन को क्या करना होगा मजबूत स्थिति में जाने के लिए? या तो ये चारों इलेक्ट्रॉन छोड़ दे या किसी दूसरे से 4 इलेक्ट्रॉन ले ले, या तो किसी दूसरे से 4 ले ले या 4 छोड़ दे। लेकिन ये दोनों ही स्थितियाँ बहुत ही मुश्किल हैं। अगर हम ऊर्जा के बारे में सोचें ना कि कितनी ऊर्जा की ज़रूरत पड़ेगी ऐसा करने में। आप ये अगर सोच रहे हो कि इलेक्ट्रॉन को दे देना बहुत आसान है, ले लेना बहुत आसान है, ऐसा नहीं है। यहाँ पर ऊर्जा की ज़रूरत पड़ती है। ऊर्जा यहाँ पर बीच में सम्मिलित होती है, ऊर्जा उत्पन्न होती है या ऊर्जा जो है लगानी पड़ती है। तो अगर कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन लेता है किसी दूसरे से तो भी बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी, और 4 इलेक्ट्रॉन देता है तो भी बहुत ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी। इसलिए ये इसके लिए लगभग नामुमकिन हो जाता है कि ये 4 इलेक्ट्रॉन, अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन लेता है तो ये बन जाएगा ऋण आयन और इस पर आ जाएगा 4 माइनस आवेश। और अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन दे देता है तो इस पर आ जाएगा धन आवेश। अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन लेता है तो इस पर 4 ऋणावेश, और अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन देता है तो इस पर 4 धनावेश। तो ये आयन नहीं बनाता है, ना तो धनायन ना ऋणायन, क्योंकि दोनों ही स्थितियों के लिए बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी। तो इसके पास क्या बचाव, क्या ऑप्शन बची इसके पास? इसके पास ऑप्शन बची सिर्फ इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करने के लिए। आप ये देखिए, जो मैंने आपको बताया है वही सारा यहाँ पर है। कार्बन की परमाणु संख्या 6 है। हम जानते हैं बारीक कोश को पूरी तरह से भर देने के आधार पर ही तत्वों की अभिक्रियाशीलता समझी जाती है। भर देने का मतलब है 8 इलेक्ट्रॉन करने के आधार पर। आयनिक यौगिक बनाने वाले तत्व सबसे बारीक कोश से इलेक्ट्रॉन प्राप्त करके या उन्हें छोड़कर इसे प्राप्त करते हैं। किसे प्राप्त करते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या को। कार्बन के सबसे बारीक कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये होते हैं। ठीक है। तथा उत्कृष्ट गैस विन्यास यानी कि 8 इलेक्ट्रॉनों को पूरा करने के लिए या तो इसको 4 इलेक्ट्रॉन लेने पड़ेंगे या 4 इलेक्ट्रॉन छोड़ने पड़ेंगे। ठीक है। तो अब आप देखिए, यदि इन्हें इलेक्ट्रॉनों को प्राप्त करना हो या खोना हो तो ये 4 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करके C4 नेगेटिव
ऋण आयन बना सकता है। लेकिन 6 प्रोटॉन वाले नाभिक के लिए कार्बन के पास कार्बन का परमाणु क्रमांक है 6। परमाणु क्रमांक का मतलब है इसके पास प्रोटॉन भी 6 हैं और इसके पास इलेक्ट्रॉन भी 6 हैं। इसका मतलब इसके नाभिक में 6 प्रोटॉन हैं। तो ये कह रहा है कि 6 प्रोटॉन वाले छोटे से नाभिक के लिए 10 इलेक्ट्रॉन को संभालना मुश्किल हो सकता है, क्योंकि अभी इसके पास इलेक्ट्रॉन 6 हैं। अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन ले ले, 4 इलेक्ट्रॉन लेगा ना ये अपना अष्टक पूरा करने के लिए, 4 इलेक्ट्रॉन लेगा तो इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 10। तो ये क्या कह रहा है कि 6 प्रोटॉन वाले नाभिक के लिए 10 इलेक्ट्रॉन को संभालना मुश्किल हो सकता है। ठीक है, ये तो हो गया अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन लेता है तो। अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन देता है, ये 4 इलेक्ट्रॉन अगर छोड़ देता है, ये 4 इलेक्ट्रॉन अगर छोड़ देता है तो ये बन जाता है C4 पॉजिटिव, ये धन आयन बन जाता है। लेकिन 4 इलेक्ट्रॉनों को खोकर 6 प्रोटॉन वाले नाभिक में केवल 2 इलेक्ट्रॉनों का कार्बन धन आयन बनाने के लिए अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी। आपको इसमें सिर्फ ये समझना है, ये वाली जो लाइन है आप इसमें हटा सकते हो पूरी। ठीक है, आपको सिर्फ क्या लिखना है, ये 4 इलेक्ट्रॉन खोकर C4 पॉजिटिव धन आयन बना सकता है, लेकिन इसके लिए अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी। तो इसलिए दोनों ही स्थितियां, दोनों ही जो आयन बनने के चांसेस बिल्कुल ख़त्म हो गए। ना तो ये C4 पॉजिटिव बना सकता है, ना ही C4 नेगेटिव बना सकता है, कुछ नहीं बना सकता ये। इसलिए ये क्या करेगा, अब अष्टक पूरा करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने के लिए ये क्या करेगा, ये अन्य या तो अपने ही दूसरे परमाणु, अपने ही दूसरे परमाणु का मतलब क्या है कि कार्बन खुद के पास 4 है ना, तो कोई दूसरा कार्बन आ गया उसके पास भी 4 हैं, एक तीसरा आ गया उसके पास भी 4 हैं, एक और आ गया, यहाँ पर एक और आ गया। तो ये या तो अपने जैसे दूसरे परमाणुओं के साथ साझेदारी कर लेगा, 8 हो गए, चारों से एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया इसने, अपना भी करवाएगा इनको, ये दूसरों के साथ भी करेंगे। ये जो 4 और है ना, इनका अष्टक पूरा नहीं हुआ अभी, ये किसी दूसरे के साथ भी साझेदारी करेंगे। यहाँ से तो एक ही इलेक्ट्रॉन की हुई है सिर्फ, लेकिन मैं आपको सिर्फ बीच वाले का समझा रही हूँ। कार्बन अपने अन्य परमाणु यानी कि दूसरे कार्बन के साथ, या दूसरे तत्वों के परमाणु, या जैसे क्लोरीन के साथ, या हाइड्रोजन के साथ, या फ्लोरीन के साथ, किसी के साथ भी कार्बन अपने अन्य परमाणुओं या अन्य तत्वों के परमाणुओं के साथ संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करके, यानी कि ये सिर्फ बाहरी कक्ष के इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी कर सकता है, अंदर वाले जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं उनकी साझेदारी ये नहीं कर सकता। संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करके इस समस्या को सुलझा लेता है, मतलब ये अपना अष्टक पूरा कर लेता है। जो काम ये नहीं कर पा रहा था, ये भी नहीं कर पा रहा था, तो दिक्कत हो रही थी, लेकिन ये क्या समस्या हो गई, तो इस समस्या को सुलझाने के लिए ये क्या करता है, ये साझेदारी करता है इलेक्ट्रॉनों की। केवल कार्बन ही नहीं, तो ऐसा नहीं समझना आपने कि कार्बन ही करेगा बस ऐसा, और कोई कर ही नहीं सकता। दूसरे तत्व भी करते हैं ऐसा, लेकिन क्योंकि हम कार्बन के बारे में पढ़ रहे हैं तो हम कार्बन को ही देख रहे हैं यहाँ पर। केवल कार्बन ही नहीं, दूसरे अन्य तत्व भी इसी प्रकार इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करके अणुओं का निर्माण करते हैं। तो वो तो मैंने आपको क्लोरीन का बताया ही था। ठीक है, जिन इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी की जाती है वे दोनों परमाणुओं के बाहरी कोश के होते हैं। तो क्लोरीन जो अपने इलेक्ट्रॉन की साझेदारी इसके साथ कर रहा है वो भी इसके सबसे बाहर वाले कक्ष में है, और जो जो इसका इलेक्ट्रॉन है जो साझेदारी कर रहा है वो भी इसके सबसे बाहरी वाले कक्ष में है। ये जो इलेक्ट्रॉन जो साझेदारी करते हैं वो सबसे बाहरी कोश या बाहरी कक्ष के होते हैं, और इसी के कारण दोनों परमाणु, दोनों जो साझेदारी कर रहे हैं वो दोनों उत्कृष्ट गैस विन्यास यानी कि अंतिम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन की स्थिति को प्राप्त करते हैं। अच्छे से आपको समझ आ गया होगा कि कार्बन के यौगिकों में कैसे आबंध बनते हैं। सबसे बड़ी बात कि कार्बन
के यौगिकों में सहसंयोजी आबंध बनते हैं, ये तो आपने पढ़ लिया। लेकिन क्यों बनाता है कार्बन सहसंयोजी आबंध, ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। इसके इसके ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन भी आपका आ सकता है कि कार्बन किस तरह का आबंधन करता है अपने यौगिकों में और क्यों, कारण सहित समझाइए। तो ये आप कारण सहित समझा सकते हो, ये दोनों कारण हैं इसके। जब तक आपको कार्बन का के यौगिकों में आबंधन समझ नहीं आएगा, आप आगे का जो इसके जो कार्बन के गुण धर्म है जिसके कारण इसके यौगिकों की इतनी विशाल संख्या है, वो समझना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। इसलिए आप इसको ध्यान से पढ़ें, समझें, और कोई भी प्रॉब्लम है, किसी भी तरह का कोई डाउट है तो आप वो मेरे से क्लियर कर सकते हो।